नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का JBDR मैथमेटिक्स चैनल पर। मैं विजय कुमार और आज लेकर आए हैं हम क्लास 10th यूपी बोर्ड प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर में इन्होंने क्या कहा है कि दो पहली संख्या हमें दी 306, दूसरी संख्या हमें दी उन्होंने 456, जबकि हमें HCF दिया उन्होंने 9, HCF दिया हमें 9 और हमें LCM निकालने के लिए कहा है। क्या कहा है? LCM निकालने के लिए 306 और 657 है वो संख्या, 657। एलसीएम हमसे पूछा है तो मैंने आप लोगों को एक सूत्र बताया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF और गुणा LCM। इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और आसानी से इस क्वेश्चन को हम निकाल देंगे। तो पहली संख्या कितनी है हमारी 306, दूसरी संख्या हमारी 657, HCF हमारा है 9 और LCM हमें ज्ञात करना है। तो अब LCM हमारा क्या हुआ, 306 गुणा 657 बटे 9 से इसे भाग कर दो, 9 7 63 और 9 तिया 27। 306 और 73 की आप मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर होगा 22,338। क्या करना है, 306 और 73 की आपको मल्टीप्लाई करनी है। तब हमारा एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम हमारा हुआ 22,338। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। यानी कि इन्होंने कहा कि 6 की घात अगर हम n कर दे तो किसी भी संख्या में हमारा जो इकाई का अंक होगा वो 0 हो सकता है या नहीं। तो किसी भी संख्या की अगर हम घात n कर दे तो उस 6 की घात अगर हम n बराबर हम कोई संख्या मान लेते हैं, अगर हम 6 में 5 की अगर मल्टीप्लाई करें तभी हमारी संख्या क्या होती है, इकाई का अंक 0 पॉसिबल हो सकता है। तो इसीलिए हम n बराबर क्या मान के चलेंगे 5, और 5 के हमने अभाज्य टुकड़े करने हैं, यानी कि दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ होना चाहिए 5। तो जब इसके टुकड़े हम करेंगे, 6 के जो टुकड़े होंगे वो होंगे 2 × 3। इस 6 के हमें टुकड़े करने हैं अभाज्य गुणनखंड, तो क्या होंगे 2 × 3 की घात क्या होगी हमारी n। अब क्या है कि n बराबर क्या, हमने 5 मान के चले कि 5 होना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि 6 n के जो टुकड़े हैं वे 2 × 3 यानी कि 2 और 3 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे कि हम इसके फैक्टर अधिक हो सकते हैं। 2 या 3 जिसका आशय है कि 6 के n अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 3 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। इसीलिए 6 की घात अगर n है, यदि n है तब कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसमें आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझा दूं कि 6 की पावर n
अगर हम n की वैल्यू कुछ भी रखते हैं, n की 6 की अगर हम घात करते हैं 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 6 की पावर अगर हमें n के स्थान पर कुछ भी रख दे तो उसका मान, इकाई का अंक कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे कि मैंने 6 की पावर 1 रख दी, यानी कि 6 की घात 1, तो 6 की घात अगर हम 2 करेंगे तो 36, 6 की घात अगर 3 करेंगे तो कितना होगा हमारा 216। तो इस प्रकार से n की मान कोई भी अगर हम रख दे तो इकाई का अंक 0 कभी भी नहीं होगा। ये था क्वेश्चन हमारा सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हो कि 6 की घात अगर n है तो क्या कोई संख्या में n की पावर, n की संख्या कोई रखने पर उसका मान, इकाई का अंक 0 हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा था, ये पूछा था हमसे, मगर हम कहते हैं कि इसके केवल 2 ही टुकड़े हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो n की पावर अगर हम कुछ भी रख दे तो वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है इकाई का अंक। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये था, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 तथा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये पूछा है हमसे। तो पहले उसमें कहा है कि 7 गुणा 11 और गुणा 13 और प्लस 13, तो सबसे पहले हम इनके टुकड़े गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद उसमें हम 13 को ऐड कर देंगे। 11 सत्ते 77 और 77 की 13 में गुणा करी, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते 91 और 9 जोड़ दिए उसमें, तो कितने हुए 100 प्लस 13 उसमें ऐड कर दिया, तो हमारी संख्या कितनी होती है 1014। दूसरी बात में उसने हमसे क्या कहा है कि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 5, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5, क्या ये भी एक अभाज्य संख्या हो सकती है? और वो क्यों? जब हम इनकी गुणा करेंगे आपस में तो हमारा होगा ये 5035 प्लस 5, तो होगा 5040। गुणनफल हमारा ये होगा, सूर्य 35 नहीं, ये 40 होगा यहाँ पर, और उसमें हमने ऐड किया 5, तो 5045 होगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 1014 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से इसे भाग किया, 2 पंजे 10, 0 2 सत्ते 14। अब 3 से इसे भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 छम 18, 3 नम 27 और फिर 13 से इसे फैक्टर करेंगे। 1014 के टुकड़े हमारे ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब हम किसके करेंगे, 5045 के भी गुणनखंड करेंगे। 5 4 9 5 14, तो 5 5 एकम 5 और 5 नम 45। अब 1009 हमारा किससे डिवाइड होगा, ये एक अभाज्य संख्या है 1009, जो किसी से भी डिवाइड नहीं होगी। एक अभाज्य संख्या है तो किसी से भी डिवाइड नहीं होगी। 1000 के जो हमारे 1014 के जो गुणनखंड आए 2 गुणा 3 गुणा 13 और गुणा 13, जबकि 5045 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हुए हमारे 5 गुणा 1009 आए। तब क्या हुआ कि दी गई जो संख्याएं हमारी थी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, अगर हम 1014 को टुकड़े करें तो 2 गुणा 3 गुणा 13 होंगे, जबकि 5045 के जो टुकड़े होंगे वो 5 गुणा 1009 होंगे। अतः
अंगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार जो हमारा संख्याएं हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस अगर उसमें हमने 13 ऐड कर दिया तो वो एक भाज्य संख्या होगी, वो एक भाज्य संख्या होगी। उसी प्रकार से आधार अंगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 5045 जब हमारा आता है कि 7 गुणा 6 गुणा 5, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये दोनों ही हमारी क्या होंगी, भाज्य संख्याएं। अगर उसमें हमने कुछ संख्याओं को ऐड कर दिया तो क्या हुई, हमारी भाज्य संख्याएं। और हमसे पूछा यही गया था कि वे भाज्य संख्याएं क्यों होती है, क्योंकि भाज्य संख्याएं वे होंगी जिसका भाज्य संख्याएं होती है हमारी जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, अर्थात वो अपने आप से और 1 से कटती है। मगर यहाँ पर इनके जो फैक्टर है वे अपने आप और 1 को छोड़कर भी है, यहाँ पर भी उसके फैक्टर अलग है, तो इसीलिए दोनों ही संख्याएं हमारी क्या होंगी, भाज्य संख्याएं होगी। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हम आसानी से हल कर सकते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, यानी कि कोई खेल का मैदान है ये और इसके चारों ओर एक ट्रैक बना हुआ है, कोई ट्रैक बना हुआ है और ट्रैक का ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए रेखा 18 मिनट लगती है। अगर जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए पूजा 24 मिनट लेती है। जब ये दोनों ही मतलब कि रेखा और पूजा दोनों ही एक साथ एक ही दिशा में एक ही समय पर दौड़ना शुरू करे तो पुनः दोबारा वे स्टार्टिंग बिंदु पर कितने समय के बाद स्टार्ट करेंगी, यानी कि फिर से शुरुआत करेंगी। क्वेश्चन हमारा ये है। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, जो उन्होंने समय लिया है रेखा और पूजा 18 मिनट और 24 मिनट, तो इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। 2 नम 18 12 9 6 9 3 और 3 1 3। तब हम क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे कि वे कितने समय के बाद दोबारा प्रारंभिक बिंदु से शुरुआत कर सके या मिले। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 या 24 और 24 या 72 मिनट के बाद, यानी कि 72 मिनट के बाद रेखा और पूजा दोबारा प्रारंभ बिंदु पर एक दूसरे से मिलेगी। कितना इजी क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट होती हुई और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। Get on my head.